नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे इंपॉर्टेंट अपील यही है कि आप मास्क जरूर पहने, अपनी नहीं तो कम से कम अपने परिवार की चिंता कीजिए, क्योंकि मास्क ही सबसे बड़ा बचाव है, वैक्सीनेशन से पहले भी और वैक्सीनेशन के बाद भी। इसलिए आपसे एक बार फिर से हम ये अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहने, अपने परिवार को भी कहें, अपने आसपास भी कहें कि सब मास्क पहने। हमने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। एक बार फिर आपसे अपील और हर घंटे अपील कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क ही सबसे बड़ा बचाव है। और आइए शुरुआत करते हैं इस सवाल के साथ कि आखिर नतीजों के बाद भी बंगाल क्यों सुलग रहा है। बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद वहां का राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्मा गया है और नतीजों के बाद एक बार फिर राजनीतिक हमले और हिंसा बढ़ गई। आरोपी की भारी जीत के बाद टीएमसी के समर्थक हंगामे और हिंसा पर उतर आए हैं। कई जगहों पर बीजेपी दफ्तर और बीजेपी नेताओं को निशाना बनाने की खबरें सामने आ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर आप नंदीग्राम की देख रहे हैं, जहां पर जबरदस्त तरीके से हिंसा हुई है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ की गई मारपीट का आरोप टीएमसी के समर्थकों पर लगा है। आरोप तो यह भी है कि गैंगरेप भी किया गया है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं दक्षिण 24 परगना की, जहां कुछ बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता के घर पर जमकर पथराव किया। तीसरी तस्वीर बर्धमान जिले की है। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के समर्थकों पर जोरदार हमला किया और इस हमले में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। चौथी तस्वीर है हावड़ा की, जहां बीजेपी दफ्तर पर हमला किया गया। आरोप यह कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इस पूरे हमले को अंजाम दिया है। तो वहीं 5वीं तस्वीर आप कोलकाता की देख रहे हैं, जहां बीजेपी के एक कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप टीएमसी से जुड़े लोगों पर ही लग रहा है। ये सिर्फ 5 तस्वीरें हैं, लेकिन कमोबेश हर जिले से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर जबरदस्त तरीके से हिंसा हो रही है। बीजेपी के 9 समर्थकों की हत्या अब तक हो चुकी है, आरोप सीधा टीएमसी समर्थकों पर। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि नतीजों के बाद भी आखिर ये बवाल क्यों, सवाल ये क्यों सुलग रहा है बंगाल में आखिर हिंसा और बवाल का दौर क्यों शुरू हो चुका है। क्योंकि ये अलग अलग तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो बेहद गंभीर हैं, चिंता का विषय। और सबसे बड़ी हैरानी इस बात की कि इन तमाम घटनाओं को लेकर अभी तक भी किसी में भी कार्रवाई की कोई खबर नहीं है। सवाल ये भी, क्या कर रहा है प्रशासन, सवाल ये भी, क्यों खामोश है राज्य सरकार। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशिका हमारे साथ कोलकाता से लाइव जुड़ चुकी है। आशिका, जरा दर्शकों को भी समझने में आसानी हो, जरा बताइए कि हिंसा लगातार हो रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है, किसकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था की। देखिए, जाहिर तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। जो यहाँ पर अधिकारी हैं पुलिस के, चाहे फिर गृह सचिव, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन हाथ से मामला खिसकता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तो ममता बनर्जी कहती हैं कि सभी शांति बनाए रखें, दूसरी तरफ बीजेपी पर आरोप लगाती हैं। और उधर बात करें बीजेपी की, लगातार आरोप बीजेपी की तरफ से ये लग रहा है कि टीएमसी के लोग जगह जगह पर न सिर्फ पार्टी ऑफिस, कार्यकर्ताओं के घरों पर भी घुस कर हमला कर रहे हैं। और इस बीच पुलिस पर भी आरोप लग रहा है कि पुलिस वहां पर मुख्य दर्शक बनी खड़ी है। और कई मामलों में आरोप ये भी लग रहा है कि पुलिस सहायता कर रही है जो टीएमसी के लोग हैं उनकी। तो ये आरोप बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल। अब राज्यपाल से कब तक मिलेंगे डीजीपी और पुलिस कमिश्नर, इस बारे में आशिका कोई जानकारी मिल पा रही है? इसके पहले भी कई घटनाएं देखी जा चुकी हैं जब राज्यपाल ने राजनीतिक हिंसा को लेकर के अधिकारियों को तलब किया है, लेकिन कोई भी गया नहीं है, कोई जवाब तक नहीं भेजा है। इस बार देखना यह है कि डीजीपी को, कमिश्नर को, गृह सचिव को जो तलब किया है राज्यपाल ने, उस पर कोई कार्रवाई होती है कि नहीं, कोई राज्यपाल से मिलकर के उनको इस बारे में जानकारी देता है या नहीं। ठीक है आशिका, लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन इस बीच बता दें कि बंगाल में हो रही हिंसा के लिए शिवसेना नेता संजय राउत ने चुनाव आयोग को जिम्मेदार बता दिया है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं आपको। अब तक वहाँ सेंट्रल पुलिस फोर्स का कंट्रोल है। अब तक वहाँ किसी की सरकार स्थापन नहीं हुई है। कल ही ममता जी ने वहाँ अपना रिजिग्नेशन दिया है और कल वो शपथ लेगी, नई सरकार बनेगी। अब तो पूरा नियंत्रण आज भी चुनाव आयोग और सेंट्रल जो फोर्स भेजा था लाखों की संख्या में, उनके हाथ में ही लॉ एंड ऑर्डर है। अगर कुछ हुआ है तो जरूर ये जिम्मेदारी सबकी बनती है। आशिका हमारे साथ लगातार बनी हो। संजय राउत को सुना होगा आशिका, आपने, वो कह रहे हैं कि अभी भी सेंट्रल फोर्सेस वहां पर है।
और सेंट्रल फोर्सेस को लेकर ममता बनर्जी ये कहती रही कि सेंट्रल फोर्सेस तो केंद्र के इशारे पर काम कर रहा है, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, तो फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर ही क्यों हमला? देखिए, कानून व्यवस्था मूलतः तो राज्य की पुलिस का ही मुद्दा होता है। भले ही एमसीसी लगी हो, पर राज्य की पुलिस भी सक्रिय है जितना कि केंद्रीय सुरक्षा बल। ऐसे में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहा है और अभी से नहीं, चुनाव के पहले से लगता रहा है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगते रहे हैं कि टीएमसी की तरफ से पुलिस जो है वो काम करती है। अब ऐसे में फिलहाल जो परिस्थिति है, कदम क्या उठाए जा रहे हैं, पुलिस की तरफ से कुछ साफ नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो राज्य सरकार है या फिर मुख्यमंत्री खुद हैं, वो आरोप बीजेपी पर लगा रही हैं। तो यहाँ पर आरोप लगाने का जो दौर है वो एक दूसरे पर अब भी चल रहा है हिंसा के बीच। आशिका, लौट रहे हैं आपके पास। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद जारी हिंसा की घटनाओं के बीच बीजेपी ने एक वीडियो के जरिए टीएमसी पर कई आरोप लगाए और इस वीडियो को बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से ट्वीट किया गया। उन्होंने अपने अकाउंट पर यह वीडियो पोस्ट किया जिसमें कुछ लोग 2 महिलाओं को पीटते दिखे। आरोपी है कि बीजेपी की महिला कार्यकर्ता थी जिन्हें टीएमसी के लोगों ने बुरी तरीके से पीटा और ये बताया गया कि यह घटना नंदीग्राम की है। बाद में इस घटना का एक वीडियो शुभेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम से जीते हैं उनकी तरफ से भी ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर किया गया। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस घटना को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक ट्वीट करते हुए क्या लिखा। उन्होंने लिखा, टीएमसी के गुंडे नंदीग्राम के केंदामारी गांव में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं की पिटाई कर रहे हैं। इसी घटना पर लेकर नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराने वाले बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी एक ट्वीट किया और लिखा, राष्ट्र के लिए शर्मनाक दिन। ये एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे टीएमसी हमारी नारी शक्ति का सम्मान करती है। आशिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आशिका, लेकिन सेंट्रल फोर्सेस को लेकर तो ममता बनर्जी लगातार सवाल खड़े करती रही और कल वो खुद ही कह रही थी कि मैं तो बोलूंगी पुलिस को कि इस पूरे मामले में कार्रवाई हो। वो बात अलग है कि उन्होंने जांच से पहले ही फैसला सुना दिया कि ये तो बीजेपी ही इसके लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल, और जैसे कि आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के जो महिला एजेंट्स हैं उनका गैंगरेप किया गया है और इसके अलावा जो मारपीट की तस्वीरें सामने आ रही हैं, खुद महिला मुख्यमंत्री हैं राज्य में, उसके बाद अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो सवाल उठना तो लाजमी है। आशिका, लौट रहे हैं आपके पास। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की हिंसा हो रही है उसको लेकर बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है और इसी बीच बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नतीजों से पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया जिसमें वो नंदीग्राम में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रही हैं। संबित पात्रा का आरोप है कि अपने भाषण में ममता बनर्जी इशारों में चुनाव के बाद अपने कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए उकसाती दिखाई दी। अन्याय বিরুদ্ধে ব্যবস্থা যে না নেবে সে বুঝতে পারবে আগামী দিন তো আমরাই থাকবো, তখন আমরা দেখে নেব ভোটের পরে তো সব পালাবে, তখন বলবে আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও, আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও যেন আমাদের বাঁচিয়ে দেয়। তারপর এখন আর দেরি নয়। तो ये चुनाव के दौरान का वीडियो है, ममता बनर्जी की तरफ से इस तरह से उकसाया गया था और इसको लेकर बीजेपी ने भी खूब हमला बोला था और अब संबित पात्रा ने एक बार फिर से इसको शेयर किया है। आपको बता दें, ममता के इस वीडियो पर संबित पात्रा ने एक ट्वीट भी किया और ट्वीट करते हुए लिखा, मित्रों जरा सुनिए, ममता बनर्जी को खुद ही कह रही हैं चुनाव के बाद का समय तो हमारा होगा, केंद्रीय सुरक्षा बल चली जाएंगी, उसके बाद जो हो रहा है वो हम और आप तो देख ही रहे हैं। अमित पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, क्योंकि ये तस्वीर सिर्फ एक जिले की नहीं है, कमोबेश इसी तरह की स्थिति हर जिले से सामने आ रही है और सोचिए, आप कह रहे हैं कि 2 दिन के लिए गृह मंत्रालय ने कहा है कि 2 दिन में रिपोर्ट तलब की जाएगी, लेकिन 2 दिन में तो किस तरीके के हालात बनेंगे अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन ये बताइए कि संजय राउत ये कह रहे हैं कि केंद्रीय बल अभी वहां पर है, तो जिम्मेदारी केंद्रीय बल की है क्या? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि टीएमसी के लोगों ने ये पूरी की पूरी घटना को अंजाम दिया है, तो उसी तरीके से संजय राउत विरोधी धड़े के आते हैं और विपक्ष शिवसेना से आते हैं, विपक्ष से आते हैं, तो वो सेंट्रल फोर्सेस और इस तरीके की बातें कह रहे हैं। तो नहीं, लेकिन मैं टेक्निकली पूछ रही हूँ, चुनाव अब कंप्लीट हो चुके हैं अमित, तो क्या अभी भी जिम्मेदारी सेंट्रल फोर्सेस की है वहां पर? लेकिन ऐसी जो घटनाएं
जी बिल्कुल, ऐसी जो घटनाएं हैं यहाँ पर पूरी तरीके से राज्य की पुलिस वहां पर जिम्मेदार है और ऐसी हिंसा किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। आखिरकार हत्याएं जो हो रही हैं, आगजनी जो हो रही है, दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ किया जा रहा है, इस पर प्रदेश सरकार को जवाब जरूर यहाँ पर देना होगा और उनको ये इंश्योर करना होगा, चाहे चुनाव के दौरान चाहे चुनाव के बाद जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसका ठीक तरीके से पालन हो रहा है। इसीलिए गृह मंत्रालय ने पूरी की पूरी बातों को तलब किया है और अगर प्रदेश सरकार की ओर से जवाब नहीं आता है तो उनके अधिकारियों को भी तलब किए जाने की पूरी संभावना है। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा ताकि दर्शक भी समझे कि संजय राउत जो कह रहे हैं वो राजनीतिक बयान है। जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की, वहां की सरकार की, भले ही सरकार अगर अभी नई सरकार गठित नहीं हुई लेकिन वहां की जिम्मेदारी अभी भी शासन प्रशासन की जिम्मेदारी मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं फिलहाल उनकी ही बनती है और इस पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन होती नहीं दिख रही है। आपको ये भी बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही लगातार ये हिंसा चल रही है और अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, जिसे लेकर गृह मंत्रालय ने चिंता जाहिर की और राज्य सरकार हिंसा को लेकर रिपोर्ट भी राज्य सरकार से तलब की गई है गृह मंत्रालय की तरफ से। तो गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है और इस पूरे मामले को लेकर जताई है चिंता, क्योंकि हिंसा का दौर लगातार जारी और इस सबके बीच कई लोगों की जान जा चुकी है। और इस बीच बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के लिए बंगाल के दौरे पर जाएंगे और इस दौरान वो हिंसा से प्रभावित पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा बीजेपी ने बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद हो रही हिंसा के विरोध में 5 मई यानी कि बुधवार को देश भर में धरना देने का ऐलान कर दिया है। यह धरना प्रदर्शन कोरोना प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जाएगा। बीजेपी ने दावा किया कि चुनाव के नतीजे आने के बाद अब तक पार्टी के 6 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई और साथ ही बीजेपी ने हत्या का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, मैं वही समझने की कोशिश कर रही थी, 2 दिन में रिपोर्ट तलब की गई है लेकिन 2 दिन में तो हालात और ज्यादा चिंताजनक हो सकते हैं। आप सोचिए 6 कार्यकर्ताओं की हत्या, भले ही वो किसी भी पार्टी के हो, भले ही वो आम ही नागरिक क्यों ना हो, लेकिन कानून व्यवस्था बिगड़ रहा है और वहां पर जिस तरीके के हालात हो रहे हैं उससे जनता में दहशत होना भी लाजमी सी बात है। जी बिल्कुल, जिस तरीके की हिंसा का दौर चल रहा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है आम जनता के बीच में, उसका असर जाना यहाँ पर लाजमी है क्योंकि जीत के बाद लोग यही उम्मीद करते हैं कि नई सरकार आएगी, एक नई व्यवस्था होगी, हमें एक चीजें सुधरती हुई दिखेंगी, लेकिन उससे उलट पश्चिम बंगाल में ये हालात हो रहे हैं और इसी वजह से राज्यपाल ने, गृह मंत्रालय ने, दोनों ने अपने अपने स्तर से राज्य की जो स्थिति है, जो रिपोर्ट है वो तलब की है यहाँ पर और यही इंतजार है कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जवाब जाता है। लेकिन हकीकत यही है कि उस वक्त जिस वक्त घटना हो रही है, लगभग हर जिले में हो रही है, हर तरीके की घटना हो रही है, पुलिस क्या कर रही है वहां पर? पुलिस का काम अगर कानून व्यवस्था वहां पर दुरुस्त रखना नहीं है तो पुलिस जवाबदेह है इस मामले में और उस पुलिस के खिलाफ भी अकाउंटेबिलिटी बनती है। अमित, लौटेंगे आपके पास। विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हिंसा के बाद अब रेप जैसी घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। बीजेपी का आरोप यह है कि बीरभूम जिले में टीएमसी के लोगों ने पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता का गैंग रेप किया। तो यह आरोप बीजेपी की तरफ से टीएमसी पर कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है जहां बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता का गैंग रेप हुआ है। विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा का दौर चल पड़ा है। निशाना बीजेपी नेताओं और पार्टी के दफ्तर को बनाया जा रहा है। हिंसा का एक और सीसीटीवी वीडियो दक्षिण 24 परगना जिले से सामने आया जिसमें बाइक पर सवार कुछ लोग बीजेपी नेता के घर पर हमला करते दिखाई दिए। बाइक सवार लोग मकान पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसाते नजर आए। उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा में भी बीजेपी ऑफिस को निशाना बनाया गया। आरोप यह है कि टीएमसी के कुछ समर्थकों ने पहले वहां पथराव किया और फिर दफ्तर में आग लगा दी। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे उत्तर दिनाजपुर की, बंगाल में किस तरीके से हिंसा हो रही है। उत्तर दिनाजपुर में यह आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया और बताई जा रही है कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जलती हुई इस इमारत को जो आप देख रहे हैं वो बीजेपी दफ्तर है जिसमें आग लगा दी गई। आरोप टीएमसी के समर्थकों पर लगा है।
और इस वक्त एक बड़ी खबर कोरोना वैक्सीन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार ने मीडिया कर्मियों के लिए मुफ्त वैक्सीन का ऐलान किया है। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि मीडिया कर्मियों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाए और उनके लिए अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स अलॉट किए जाएं। यूपी सरकार ने यह भी निर्देश दिया कि अगर जरूरत पड़े तो मीडिया कंपनियों के दफ्तर जाकर पत्रकारों को वैक्सीन लगाई जाए। योगी सरकार ने मीडिया कर्मियों के साथ उनके परिवार वालों को भी मुफ्त वैक्सीन लगवाने का ऐलान किया है। तो ये बड़ा ऐलान योगी आदित्यनाथ की तरफ से वैक्सीन पर यूपी सरकार का ये बड़ा फैसला, न सिर्फ पत्रकार बल्कि उनके परिवारों को भी मुफ्त वैक्सीन लगवाई जाए। यहां तक कहा है कि अगर मुमकिन हो तो उनके मीडिया कंपनियों में जाकर ही उनको वैक्सीन मुहैया करवाई जाए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा फैसला, पत्रकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने यह बड़ा फैसला किया है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यूपी सरकार ने मीडिया कर्मियों के लिए मुफ्त वैक्सीन का ऐलान कर दिया है। सीएम योगी की तरफ से निर्देश दिया गया कि मीडिया कर्मियों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाए। मीडिया कर्मियों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता मिले और उनके लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर अलॉट किए जाएं। यह भी निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। यूपी सरकार ने यह भी निर्देश दिया कि अगर जरूरत पड़े तो मीडिया कंपनियों के दफ्तर में जाकर पत्रकारों को वैक्सीन लगाई जाए। सीएम योगी ने मीडिया कर्मियों के साथ उनके परिवार वालों को भी मुफ्त वैक्सीन लगवाने का ऐलान किया है। अजीत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कितना बड़ा फैसला अजीत, ये मीडिया कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उनके परिवार वालों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए? देखिए, बिल्कुल गायत्री, मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा फैसला लिया। जिस तरह मीडिया के बहुत सारे कर्मियों की कैजुअल्टी की खबरें आ रही थी, उसको देखते हुए सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया और ये कहा है कि मीडिया कर्मी जो हैं उनके घरों पर जो 18 प्लस के जो उनके परिजन हैं उनको भी फ्री में वैक्सीनेशन किया जाए। इसके साथ ही जो मीडिया के संस्थान है वहां भी जाकर फ्री वैक्सीनेशन किया जाए 18 प्लस का। तो ये जो माहौल बन रहा था कि लगातार जो कैजुअल्टी हो रही थी, कई सारे अकेले राजधानी लखनऊ में ही लगभग 1 दर्जन जर्नलिस्टों की मौत हो चुकी है। तो इसको लेकर सरकार की तरफ से फैसला किया गया और बड़ा, क्योंकि फ्रंट लाइन वर्करों की सूची में पत्रकारों को शामिल करने की बात की जा रही है, तो अब सरकार की तरफ से कह दिया गया कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं 18 प्लस उनको वैक्सीन लगाई जाएगी फ्री में और उनके मीडिया संस्थानों पर जरूरत पड़ेगी तो वहां जाकर वैक्सीनेशन होगा और उनके परिजनों को भी जो 18 साल के ऊपर है उनको भी फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। तो आज की तारीख में बड़ा फैसला पत्रकारों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। गायत्री, शुक्रिया अजीत। और आइए एक बार फिर से बंगाल में हो रही हिंसा की खबर पर लौटते हैं। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। हावड़ा में भी बीजेपी ऑफिस को निशाना बनाया गया और वहां जमकर तोड़फोड़ हुई है। हमले का आरोप एक बार फिर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। तो हावड़ा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बंगाल के हावड़ा में भी हिंसा, बीजेपी दफ्तर पर जमकर हमला, बीजेपी दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की गई है। लगातार इस तरह की तस्वीरें, चुनाव खत्म हो चुका है लेकिन बवाल लगातार जारी है। सवाल ये, क्यों सुलग रहा है बंगाल? सवाल ये कि आखिर चुनावी नतीजों के बाद भी ये बवाल क्यों जारी है? लगातार हिंसा की खबरें बंगाल से सामने आ रही हैं। उधर बंगाल चुनाव के नतीजे के बाद कई जिलों में हिंसा की खबरें और इस बीच आपको बता दें ताजा तस्वीरें पूर्व बर्धमान जिले के जमालपुर इलाके से सामने आई। आरोप है कि वहां टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में किसी बात को लेकर हो गया विवाद और बाद में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर हमले हुए जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। इस झड़प में जख्मी हुए 2 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद लगातार हिंसा हो रही है। इसी कड़ी में कूच बिहार से एक वीडियो सामने आ गया जिसमें टीएमसी के समर्थक डंडा लेकर सड़क पर बवाल करते दिखे। उनके साथ कई महिला कार्यकर्ता भी डंडा लेकर वहां हंगामा करती हुई नजर आई। इतना ही नहीं, इन लोगों ने बीजेपी समर्थकों के घर में जमकर तोड़फोड़ की। ये देखिए, अभी तक तो कार्यकर्ताओं ने, अब महिला कार्यकर्ता भी आ गई हैं और जमकर तोड़फोड़। ये तस्वीरें कूच बिहार की, सड़क पर टीएमसी ने किस तरीके का माहौल बनाया। महिला कार्यकर्ता भी अब इस कड़ी में जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जहां पर महिला कार्यकर्ताओं ने भी जमकर डंडे बरसाए और जानकारी है कि बीजेपी समर्थकों के घर पर यह तोड़फोड़ की गई है। आशिका हमारे साथ जुड़ गई है। आशिका, लगातार तस्वीरें सामने आई थी, अब देखिए कूच बिहार की और तस्वीर सामने आ गई। वहां पर तो महिला कार्यकर्ता भी टीएमसी की सड़कों पर उतर आई और वो घर में घुस कर तोड़फोड़ करें। लेकिन सवाल ये है, अगर ये बीजेपी भी जिम्मेदार है, अगर ये बीजेपी खुद हमले करवा रही है, तब तो राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को और जल्दी एक्शन लेना चाहिए। क्यों इनको सलाखों के पीछे नहीं डालती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी? देखिए, ये चौंकाने वाली तस्वीरें हैं जहां हाथ में बांस लेकर ये महिलाएं खुद जो है वो तोड़फोड़ करती हुई नजर आ रही हैं और
इस बीच जो सवाल आपने पूछा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हालांकि ये कह चुकी हैं कि सभी लोग शांति से रहें और शांतिप्रिय राज्य है बंगाल, लेकिन बावजूद इसकर बीजेपी पर आरोप लगाया। एक्शन पुलिस की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। अब सवाल यहाँ पर प्रशासन पर, पुलिस पर, सभी पर उठ रहा है। गायत्री, आशिका लौट रहे हैं आपके पास, और जरा मुझे ये भी समझाइएगा कि ममता बनर्जी का जो वीडियो, हालांकि वो बयान आपने भी सुना था चुनाव के दौरान और मैंने भी देखा था, जिसमें ममता बनर्जी ये कह रही थी कि आने दीजिए, सरकार तो हमारी आ रही है, हम देख लेंगे। और अब जिस तरह से वो कह रही है कि बीजेपी खुद ही जिम्मेदार है, इसका मतलब क्या है? हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन ये भी बताते चले कि बंगाल में नतीजे आने के बाद शुरू हुई हिंसा पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस पर एक्शन लेने के लिए कहा है। विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में लगातार हो रही हिंसा पर वहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चिंता जताई। बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को तलब किया है। राज्य में हिंसा पर रिपोर्ट भी मांगी है। विधानसभा नतीजों के बाद लगातार हो रही हिंसा पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ की तरफ से चिंता जताते हुए एक ट्वीट भी किया गया, और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, संवेदनहीन राजनीतिक हिंसा, बर्बरता, आगजनी, हत्याओं और लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली धमकी को खत्म करना चाहिए। विदेशों में रह रहे बंगाल मूल के लोगों ने हिंसा पर चिंता जताई है। चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा क्यों हो रही है? लोकतंत्र पर यह हमला क्यों? पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने भी बंगाल में हो रही इस हिंसा को लेकर टीएमसी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार को जिम्मेदार बताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। महिलाओं के साथ में रेप हो रहा है, हमारे 10 कार्यकर्ताओं को जान से मार दिया, उनके घर जला रहे हैं, उनकी गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, सरेआम वहाँ पे बाज़ारों को लूटा जा रहा है, और ममता बनर्जी आंखें बंद करके देख रही है। उसको ये लगता है कि उसके सिवाय वहाँ पर कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती, और वो खुद की हार से बौखला गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी पहली बार मीडिया के सामने आई। उन्होंने नतीजों के बाद हो रही हिंसा पर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन हिंसा के लिए उन्होंने बीजेपी को ही जिम्मेदार बता दिया। सुनिए ममता बनर्जी ने कहा क्या। ये ठीक नहीं है, ये उसका हैबिट है। ओल्ड राइट का फोटो लगा के, बाहर का फोटो लगा के, हमको पता है सब। वो हम लोग पुलिस को बोला है उसको निकालने के लिए और उसको विड्रॉ करने के लिए। सब 9 मई को हमारा रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है। आप रविंद्र टैगोर का जन्मदिन बनाओ, माटी मनुष्य को धन्यवाद लगाओ। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से अपनी हार पर बड़ा आरोप लगाया, और आरोप ये लगाया कि नंदीग्राम सीट पर वोटों की दोबारा गिनती नहीं करवाने के लिए चुनाव अधिकारी पर दबाव डाला गया। রিটার্নিং অফিসার বলছে যে আমি যদি রিকাউন্টিং দিই আমার লাইফ এন্ড ডেথ কোশ্চেন, যে এট দ্য পয়েন্ট অফ গান তাকে কাজ করতে হচ্ছে, যে বলছে আমার লাইফ থ্রেট আছে, আমি করতে পারছি না। और आइए बात कोरोना की। देश भर में जारी महामारी के महासंकट से निपटने के लिए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन की मांग उठा डाली है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और लोगों की मौत के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, कोरोना को फैलने से रोकने का एक ही रास्ता है, गरीबों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन लगाया जाए। केंद्र सरकार के काम नहीं करने की वजह से मासूम लोगों की जान जा रही है। तो राहुल गांधी की तरफ से ये मांग की गई है। ट्वीट कर उन्होंने मांग की है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए, और ये देखिए ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, कोरोना को फैलने से रोकने का एक ही रास्ता है, गरीबों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन लगाया जाए। केंद्र सरकार के काम नहीं करने की वजह से मासूम लोगों की जान जा रही है। तो ये ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से किया गया। पूरे देश में कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में पूरे देश में कोरोना के 3,57,000
नए मामले सामने आए, जबकि 3,449 लोगों की मौत हो गई। अच्छी बात यह कि लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। कल के मुकाबले आज करीब 10,000 कम मामले सामने आए और साथ ही 3,20,000 लोग ठीक होकर अपने घर लौट गए। देश में कोरोना के कुल मामलों का जो आंकड़ा है आज 2 करोड़ के पार चला गया, यानी पिछले साल मार्च से अब तक देश में 2 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। फिलहाल देश में करीब 34,47,000 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसे सख्त पाबंदियों का असर दिख रहा है। पिछले कई दिनों के बाद राज्य में 24 घंटे के भीतर 50,000 से कम मामले सामने आए। 24 घंटे में 48,621 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि इस दौरान 567 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 59,500 लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं। राज्य में अब 6,56,870 एक्टिव केस हैं और इन मरीजों का अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। तो वहीं महामारी की वजह से राज्य में अब तक 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अब क्या अपडेट वहां से मिल पा रहा है हालात को कंट्रोल करने के लिए? महाराष्ट्र में कुछ आंकड़े जरूर कम हुए, 50,000 के नीचे पहुंचे हैं, लेकिन चिंता और खतरा अभी भी बना हुआ है क्योंकि 48,000 के करीब आए हैं मामले सामने। उसको लेकर क्या अपडेट, और वैक्सीनेशन तीसरे चरण के तहत उसको लेकर क्या पता चल पा रहा है? बिल्कुल गायत्री, निश्चित तौर पर चिंता की बात है और खास करके भले ही आंकड़े कम हुए हैं लेकिन उसको लेकर के जिस तरीके से वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए वो वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। साथ ही साथ ऑक्सीजन या दूसरे जो इक्विपमेंट्स हैं जिनको लेकर के सरकार की लगातार चिंताएं हैं वो अभी भी बनी हुई हैं। अभी भी एक मंत्रालय में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है जिसमें खुद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के साथ साथ तमाम सारे अधिकारी और दूसरे मंत्री मौजूद हैं। साफ है कि भले ही मुंबई में आंकड़े थोड़े डाउन हुए हों लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आंकड़े अभी भी बढ़े हुए हैं और ग्रामीण इलाके में काफ़ी ज़्यादा हैं। उसको लेकर के कैसे उन आंकड़ों को कम किया जाए, क्योंकि लगातार मंत्रियों की तरफ से मांग के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 15 दिन तक इस पूरे लॉकडाउन को और बढ़ा दिया है। अब 15 मई तक होगा, लेकिन उसके बावजूद आंकड़े जिस हिसाब से कम होने चाहिए थे वो फिलहाल नहीं हो रहे हैं। हालांकि सरकार की कोशिश है कि इस दौरान जो भी चीज़ें हैं उसको जल्दी से जल्दी मजबूत किया जाए, खासकर स्वास्थ्य सिस्टम, जिससे आने वाले समय में अगर कोरोना की लहर में कोई कमी नहीं आई या फिर तेजी आती है तो उसे तुरंत उनके जरिए उपचार दिया जा सके। अभिषेक, लौट रहे हैं आपके पास। मुंबई में वैक्सीन की कमी की वजह से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए बंद किए गए वैक्सीनेशन अभियान को आज दोबारा शुरू किया गया। मुंबई के जेजे अस्पताल में लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए पहुंचे। 2 दिनों तक 45 साल के ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन बंद था क्योंकि मुंबई में डोजेस नहीं आई थी। एक बार फिर मुंबई को डोज मिली हैं, वैक्सीन मिली है, जिसके बाद आज से सेकेंड डोज के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया है। मैं इस समय जेजे हॉस्पिटल में हूं और यहां पर सुबह से ही लोग लाइन में लगे हैं जिनको सेकेंड डोज लेना है और वो लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी भी पर्याप्त मात्रा में जितनी डोज चाहिए थी वो नहीं मिली है, जिसकी वजह से पहला डोज नहीं दिया जा रहा है, जबकि सीधे जिनका दूसरे डोज का नंबर है उनको दिया जा रहा है। तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं और वहां पर डोजेस दिए जा रहे हैं। मैं अगर तस्वीरें दिखाऊं तो ये अंदर का वैक्सीनेशन रूम है जहां पर वैक्सीन कार्यक्रम लगातार चल रहा है और इसके लिए सेकेंड डोज आज फिलहाल देना शुरू किया है क्योंकि फर्स्ट डोज के लिए फिलहाल वैक्सीन कम होने की वजह से मना किया गया है, लेकिन सेकेंड डोज तय समय पर दिया जाना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर पूरी तैयारियां हैं और तमाम सारे डॉक्टर्स और स्टाफ यहाँ पहुँच चुके हैं और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जो लोग सुबह से पहुँचे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, वो जिनको तय समय पर कहा गया था वो सारे लोग डोज लेने के लिए पहुँचे हैं। अभिषेक मुंबई से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, व्यवस्था दिख रही है सेकेंड फेज के तहत जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, और क्या थर्ड फेज के तहत भी वैक्सीनेशन आज चल रहा है? बिल्कुल, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है लेकिन डोज काफ़ी कम है। खास करके मुंबई में बात करें तो मुंबई में सबसे बड़ा
जो वैक्सीनेशन सेंटर है, कोविड सेंटर, वो बीकेसी में बनाया गया है, जहां पर सिर्फ 900 डोज यानी 900 व्यक्तियों को सेकेंड डोज दिया जा सकता है, क्योंकि उनके पास सिर्फ 900 डोज है। साथ ही जो 18 से 44 साल के लोग हैं उनके लिए 5 वैक्सीनेशन सेंटर डिसाइड किए गए हैं मुंबई में। उन 5 वैक्सीनेशन सेंटर पर सिर्फ 500 लोगों को हर वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन दी जा रही है, क्योंकि सिर्फ 500 वैक्सीन ही डोज ही अवेलेबल है। यानी साफ है कि सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराया जाए, लेकिन फिलहाल डोज ना होने की वजह से सरकार वैक्सीनेशन में तेजी ना होने का हवाला दे रही है। हालांकि सरकार की कोशिश है कि केंद्र से या दूसरी कंपनियों से जिनके साथ सरकार की बातचीत चल रही है वहां से ज़्यादा डोजेस लिए जाएं, ताकि वैक्सीनेशन कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। जी अभिषेक, लौटेंगे आपके पास। इस बीच बता दें कि ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही दिल्ली को आज 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलने वाली है, जिसे लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच चुकी है। 6 टैंकर्स में भरकर पहुंची ऑक्सीजन दिल्ली सरकार को दी जाएगी, जिसे अलग अलग अस्पतालों में भेजा जाएगा। इस नए खेप के बाद दिल्ली में अब तक 365 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जो मांग है वो पूरी हो जाएगी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए ये ऑक्सीजन बंगाल के दुर्गापुर में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्लांट से लाई गई है। ऑक्सीजन 120 टन दुर्गापुर सिटी से यहाँ पर तुगलकाबाद में आई है। इसके अंदर 15 वैगन है। 15 वैगन, 3 वैगन पे कंटेनर लोड है। 3 वैगन में 6 कंटेनर हैं, जिसमें 120 टन कंटेनर लोडेड हैं और 120 टन गैस है, और ये दिल्ली गवर्नमेंट सप्लाई करेगी। लंदन में हो रही G7 की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकेन की बैठक से अलग मुलाकात हुई, जिसमें भारत में जारी कोरोना के हालात और महामारी की लड़ाई के लिए पड़ रही जरूरतों पर चर्चा हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत की जरूरतों के लिए कदम उठाने का भरोसा दिया है, जिसमें ऑक्सीजन और उससे जुड़े उपकरणों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने रेमडेसिविर की मांग को पूरी करने में भी मदद का भरोसा दिया है।